Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स के साथ फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। और इसका आज ये 17वां सत्र है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। इसका टाइटल है, जिसमें हम व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के जो अवधारणा है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और किस तरह से मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी की जो स्टडी होती है, जो रिसर्चेज होती हैं, वो किस तरह से की जाती हैं, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इसमें पर्सपेक्टिव्स यानी कि जो ऐसे दृष्टिकोण हैं या परिप्रेक्ष्य हैं जिनमें इसका अध्ययन किया जाता है, हम उनकी आज चर्चा करेंगे। और अपने अगले सत्र में भी हम इसी टॉपिक से जुड़कर यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में ही अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो हमारा जो 17वां सत्र है और 18वां सत्र, वो हमारा व्यक्तित्व से और उसकी अवधारणा से हम जुड़कर डिस्कशन करेंगे और उसमें हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के अपने इस सत्र की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। और जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में यानी रोज़मर्रा के अपने जीवन में हम इसको अमूमन बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, या दूसरों के द्वारा जब इसका इस्तेमाल होता है तो हम उसको यूं ही समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या उनका तात्पर्य क्या है। और जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है तो हमें ये प्रतीत होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, या उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, या उसके बारे में अपनी एक राय बना रहे हैं। जब हम कभी आम बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं कि सामने वाले का व्यक्तित्व ऐसा है, या सामने वाला जो है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या सामने वाले की पर्सनैलिटी हमें बड़ी स्ट्रांग लगी या वीक लगी, तो इस प्रकार के हम साधारण हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति करते हैं जब पर्सनैलिटी का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आम बातचीत में। परंतु जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो क्या मनोविज्ञान में भी पर्सनैलिटी उसी तरह से देखा जाता है जैसे आम जीवन में, आम बोलचाल में उसकी जो समझ है, या फिर उसके लिए कुछ और मनोविज्ञान में परिभाषा है या उसकी कुछ और समझ है? तो हम उसको भी आज समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तित्व को हमें ये समझना होगा कि जो हम आम तरीके से जो कैरेक्टर यानी चरित्र और टेम्परामेंट, किसी की जो उसका टेम्परामेंट है, उससे हम कई बार ये प्रतीत करते हैं या हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वही उसकी पर्सनैलिटी है। यानी कि हम कई बार कह देते हैं कि उस व्यक्ति के कैरेक्टर के आधार पे, या हम उसका जो एनालिसिस करते हैं उस पर हम कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या इसके कैरेक्टर के बेस पर हम ये कह देते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है। परंतु इसी तरह का हम विश्लेषण करते हैं जब हम किसी के टेम्परामेंट की बात करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत गुस्से वाली है, या इसकी पर्सनैलिटी बहुत खुश मिजाज है। लेकिन ये सब टेम्परामेंट को दर्शाता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस तरह के जब हम जो डिस्क्रिप्शंस यानी कि जब हम किसी को इस तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं, या जब उसके बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो वो उसके पर्सनैलिटी का केवल एक पार्ट है, यानी केवल एक भाग है जिसकी हम वहाँ पर बात कर रहे हैं या जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। परंतु पर्सनैलिटी इससे कहीं बड़ा एक आयाम है, एक बहुत बड़ा हमारा कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा हमारी क्वालिटी है जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। यानी इस तरह के उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, इस तरह के बहुत सारे घटक उसमें होंगे, जिसमें से कैरेक्टर और टेम्परामेंट भी एक पार्ट होंगे उसके। परंतु पर्सनालिटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ा एक टर्म है। और यहाँ तक कि पर्सनालिटी के बारे में ये भी माना जाता है, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस पर उनकी राय एकमत है, और वो ये मानते हैं कि पर्सनालिटी कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर को
समझने का एक प्रमुख रास्ता है या उसको एक्सप्लेन करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, जिससे कि हम लगभग मानव व्यवहार के सभी जो आयाम हैं, चाहे वो हम मोटिवेशनल एस्पेक्ट की बात करें या इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें, या चाहे वो हमारे डिसीजन मेकिंग का जो एस्पेक्ट है, या वो चाहे हमारा इंटरेक्शन का एस्पेक्ट है, या हमारा दूसरों के साथ हम किस प्रकार से अपने रिलेशन रखते हैं, या हम किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर स्थिति में व्यवहार करते हैं, तो हमारे ये सारे एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। और यही कारण है कि पर्सनैलिटी को यानी व्यक्तित्व को एक अम्ब्रेला टर्म भी माना जाता है मनोविज्ञान में। यानी अगर हम पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो लगभग हम मनोविज्ञान के सभी जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जितने भी व्यवहार जो मनोविज्ञान में अध्ययन होते हैं, वो सभी पर्सनैलिटी के दायरे में आते हैं। और यदि हम पर्सनैलिटी को समझने का या समझाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मनोविज्ञान को एक वृहद स्तर पर अध्ययन करने की बात करते हैं। अब इसके बाद मनोविज्ञान में जब हम व्यक्तित्व की परिभाषा और उसकी हम समझ बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से हमें जो डेफिनेशन उभर कर सामने आती है वो कुछ इस प्रकार है कि व्यक्तित्व हम उस चीज़ को कहते हैं या उस बात को कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के जो उसके स्टेबल यानी कि स्थायी और साथ ही साथ उसके यूनिक यानी कि उसके विशिष्ट जो गुण होते हैं जिनके आधार पर वो व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, यानी अपने एक्शंस जो उसके जनरेट होते हैं वो उसके आधार पर होते हैं, उसकी जो थॉट्स हैं यानी जो उसके विचार हैं वो उसके आधार पर जनरेट होते हैं, और जो उसके डिसीजंस हैं वो उसके आधार पर जनरेट होते हैं, और साथ ही साथ जो उसकी फीलिंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उस जो यूनिक और स्टेबल यानी कि जो उसका विशिष्ट और स्थायी जो उसका गुण है उस व्यक्ति का, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर उसकी सोच, उसके डिसीजन, उसका एक्शन यानी उसका व्यवहार, और साथ ही साथ उसकी भावना यानी उसकी फीलिंग। तो ये जो जितने भी एस्पेक्ट हैं उनमें उन गुणों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये गुण वनस्पत हम कहेंगे कि स्थायी भी होते हैं और साथ ही साथ हर व्यक्ति के अंदर ये विशिष्ट रूप से मौजूद होते हैं। तो परिभाषा में हम ये फिर से अगर उसको एक रूप में देखना चाहें तो किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण मौजूद हैं जो वनस्पत स्थायी और विशिष्ट होते हैं, और उनका प्रभाव उसके व्यवहार यानी उसके एक्शंस, साथ ही साथ उसकी फीलिंग यानी उसकी भावना, और उसके थॉट्स यानी उसके विचार, और उसके डिसीजन मेकिंग यानी उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो निर्णय वो लेता है उन पर उसका प्रभाव दिखता है या पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को या इस पूरे मैकेनिज्म को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये एक तरह से हम ये यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा में भी मनोविज्ञान की जो परिभाषा जो दी गई है मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी की, उसमें भी हम ये पा रहे हैं, उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर्सनैलिटी लगभग व्यवहार के सभी आयामों को यहाँ पर टच कर रही है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी इतना जब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है यानी कि एक इतना वृहद ये धारणा है, तो हम इसका अध्ययन किस प्रकार करें और किस प्रकार से हम इसका विश्लेषण करें ताकि हम इसकी एक बेहतर समझ बना सकें, एक साइंटिफिक हम इसका स्टडी कर सकें। तो इसके लिए प्रमुख रूप से जो 3 स्तर पर हम इसका एनालिसिस करते हैं या इसको समझने का प्रयास करते हैं वो इस प्रकार से हैं। जो पहला स्तर है उसे हम कहते हैं ह्यूमन नेचर लेवल, और जो दूसरा स्तर है उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस। उसके बाद जो तीसरा स्तर है उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल यूनिकनेस लेवल। अब हम इसको इन तीनों स्तर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो पहला लेवल है जिसको हम ह्यूमन नेचर लेवल कह रहे हैं, यहाँ पर बात होती है कि हमारी पर्सनैलिटी के वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो सभी के अंदर पाए जाते हैं, यानी उनकी जो मौजूदगी है वो यूनिवर्सल है और सभी व्यक्तियों में ये समान रूप से ये जो पाए जाते हैं पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स यानी गुण, वो लगभग सभी व्यक्तियों में अक्रॉस द जो कंट्रीज़ कह लीजिए या अक्रॉस द सोसाइटीज़, वो सब के अंदर वो गुण पाए जाते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम इसमें ले सकते हैं, जैसे सभी के अंदर बिलोंगिंगनेस की एक
ट्रेट होती है, यानी हम हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, हमारे अंदर सोशेबल होने की यानी सामाजिक होने का एक गुण है हमारे अंदर, तो ये लगभग सभी में पाया जाएगा। उसी तरह से केयरिंग का यानी दूसरों की केयर करने का और ख़ास करके अपने आने वाली जनरेशन का, अपने से जुड़े हुए लोगों का केयर करने की जो टेंडेंसी है या जो गुण है, वो भी यूनिवर्सली देखी जाती है अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द कल्चर, और लगभग सभी में वो पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो कुछ गुण हैं उनको हम कहेंगे कि उनकी जो मौजूदगी है वो यूनिवर्सल है, इसीलिए हम उसको ह्यूमन नेचर लेवल पर स्टडी करते हैं, यानी कि वो सभी में समान रूप से या कुछ हद तक सभी में वो पाए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे स्तर की हम बात करते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल और ग्रुप डिफरेंसेस के स्तर पर हम जांचने की या उसका एनालिसिस करने की बात करते हैं, तो ये ऐसे गुण हैं जो कुछ व्यक्तियों में होते हैं और वो एक समान होते हैं, लेकिन वो दूसरों से भिन्न भी होते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलरली कुछ टाइप के इंडिविजुअल्स में वो गुण पाए जाएंगे और कुछ लोगों में वो गुण नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हम ऐसे भी इन गुणों को देखते हैं कि जो समूह के बीच में अंतर यानी कि अलग अलग रूप में मौजूद हों। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम जेंडर की बात करें तो महिला और पुरुष यानी इन दोनों में क्या कुछ ऐसे गुण हैं जो पुरुषों में विशेष रूप से मौजूद हों और महिलाओं में वो या तो कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, कुछ इस तरह का क्या दोनों के बीच में कोई अंतर है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में और ग्रुप डिफरेंसेस का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार से भिन्न हैं और किस प्रकार से समान हैं, और साथ ही साथ कुछ समूह वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं या किस प्रकार से एक दूसरे के समान हैं। और इसमें हम जब ग्रुप डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पर कल्चर, वहाँ पर हम सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है और साथ ही साथ एजुकेशन लेवल हो सकता है, उसमें हम जो अपनी स्टडी कर रहे हों उसमें हमने एज को यानी उम्र को भी एक फैक्टर मान के उसके आधार पर डिफरेंसेस चेक करने का प्रयास किया हो। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी को हम कितने लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लेवल पर, यानी जो दो व्यक्ति हैं वो कितने उनमें समानता है और कितनी असमानता है, कितने उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर कितनी शेयरिंग है उन गुणों की, यानी वो उन गुणों में एक दूसरे से कितने समान हैं या कितने भिन्न हैं। और इसी प्रकार से ग्रुप में यानी समूह में कितने इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और वो समूह हम उनका निर्माण अभी जैसा मैंने आपको बताया एज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, और भी जितने हम उसके हम कह सकते हैं जितने स्तर पर हम उसको चाहें हम उसको बांट सकते हैं ग्रुप्स में। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर मैं मुख्यतः आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो पर्सनालिटी का जो एनालिसिस होता है, जो व्यक्तित्व का सबसे ज़्यादा जहाँ पर अध्ययन किया जाता है जिस अप्रोच से, वो इंडिविजुअल और ग्रुप डिफरेंसेस लेवल पर सबसे ज़्यादा अध्ययन होते हैं पर्सनालिटी के क्षेत्र में। इसके बाद इंडिविजुअल यूनिकनेस लेवल की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल यूनिकनेस उस हम बात को कहेंगे या उस प्रकार के हम एनालिसिस को कहेंगे जब हम एक विशेष व्यक्ति के अंदर जो उसकी यूनिकनेस है, किस प्रकार से उसके जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति इस संसार में नहीं है, और उसके जो गुण हैं वो अपने आप में जो उसका क्लस्टर है, या हम कह लें कि जो उसकी एक पूरी ऑरा है, या इन द सेंस यहाँ पर ऑरा शब्द का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि उसके अंदर जितने भी मौजूद गुण हैं वो कहीं ना कहीं जो उसका कॉम्बिनेशन है और उसका जो साइकोलॉजिकल, उसके जो फिजिकल और ओवरऑल जो उसके ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक यूनिक व्यक्ति बनाते हैं। और इसलिए उस व्यक्ति को यदि हमें समझना है तो हमें पूर्णतया केवल उस व्यक्ति का अध्ययन करना पड़ेगा और उसी पर फोकस होकर हमें बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल यूनिकनेस की बात करते हैं। और इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं उसमें विशेष करके केस स्टडी के एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पर हम एक व्यक्ति विशेष की जीवनी या उसके जुड़े हुए जीवन से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उसी का अध्ययन करते हैं, उसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार का भी एक अप्रोच है जिससे हम पर्सनैलिटी को समझने का या उसका विश्लेषण करने का हम प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आज जो महत्वपूर्ण
दृष्टिकोण हैं मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें प्रमुखतः 4 तरह के दृष्टिकोण की बात की गई है। इसमें पहला जो है वो साइको एनालिटिक यानी कि मनोविश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, हम उसकी बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानववादी जो अप्रोच है, परिप्रेक्ष्य है, हम उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम शील गुण सिद्धांत ट्रेट अप्रोच की बात करेंगे। उसके बाद हम सामाजिक संज्ञानात्मक अप्रोच यानी सोशल कॉग्निटिव थियरी की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आज के अपने इस सत्र में हम प्रयास करेंगे कि इसमें से जितने भी दृष्टिकोण हम आज के सत्र में चर्चा कर पाएं। अगर इसमें से कुछ छूट भी गया या कुछ रह गया तो हम उसको अपने अगले सत्र में कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से हम इसकी बातचीत दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपने सबसे पहले दृष्टिकोण जो मनोविश्लेषण की जब हम बात करेंगे, और यहाँ पर जब हम साइको एनालिटिक अप्रोच की बात करते हैं तो इसके साथ एक बहुत ही रोचक नाम उभर कर आता है। और ये एक ऐसा नाम है जो लगभग मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब कोई भी व्यक्ति पहली बार अध्ययन करने जाता है, और यहाँ तक कि ये नाम इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रसिद्ध है, पॉपुलर है मनोविज्ञान से जोड़कर, खास करके जब मनोविज्ञान की बात आती है तो व्यक्ति जो मनोविज्ञान का अध्ययन न भी कर रहा हो उसको भी कई बार इस नाम से उसकी भिज्ञता होती है, यानी वो इस नाम से परिचित होता है, और वो नाम है सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड की जब हम बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और जब इन्होंने अपना साइको एनालिटिक अप्रोच जब इन्होंने प्रपोज किया तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन हुए, इस पर चर्चा हुई, हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई। और लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका था मनोविज्ञान में जिसको सिगमंड फ्रायड ने प्रपोज किया था। और चूंकि ये अपने आप में इतना प्रभावशाली और इतना ज़्यादा चर्चित हम कह सकते हैं अप्रोच है, तो इसको देने वाले व्यक्ति यानी इसको प्रपोज करने वाले व्यक्ति सिगमंड फ्रायड के बारे में यहाँ चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि जो इनका सिद्धांत है, जब हम उस पर आगे और चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम ये ज़रूर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने जब मनोविश्लेषण की बात की तो उसमें जिन जिन बातों को उन्होंने स्पष्ट किया या उन्होंने उसको प्रपोज किया, तो किस प्रकार से उन चीज़ों का उनके अपने जीवन से यानी उनकी अपनी जो पास्ट में जो लाइफ में जो घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से वहाँ पर भी उसका एक संबंध देखा जाता है। और इस पर आधारित होकर के बहुत सारे लोगों ने सिगमंड फ्रायड के काम को, उसकी आलोचना भी की और साथ ही साथ ये समझाने का एक प्रयास भी किया कि किस प्रकार से सिगमंड फ्रायड की जो सोच या जो अप्रोच है वो ऐसी क्यों हुई या उसमें ये बातें क्यों उभर कर सामने आती हैं। तो जब हम इस तरह की जब बातें हैं जिनको हमें समझना यहाँ ज़रूरी है, तो इसलिए हमें सिगमंड फ्रायड को एक व्यक्ति के तौर पर भी जानना और समझना एक ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिगमंड फ्रायड का जो जन्म है वो चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में इनका जन्म होता है। और कुछ समय के बाद ये अपने परिवार के साथ वियना में शिफ्ट हो जाते हैं, एक दूसरे शहर में, और लगभग अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय ये उसी शहर में रहे। और इसके बाद काफ़ी अंत में यानी अपने जीवन के एकदम अंतिम वर्ष में ये वहाँ से शिफ्ट होकर के लंदन आ जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर जहाँ इन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन बिताया था, और चूँकि सिगमंड फ्रायड एक यहूदी थे तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति थी, और उस स्थिति में जर्मनी का जो अप्रोच था यहूदियों को लेकर के, उस वजह से इनकी फैमिली को वो सिटी छोड़नी पड़ी थी। तो इस प्रकार से जो इनका हम कह सकते हैं कि जो समय बीता अलग अलग जगहों पर, वो इस प्रकार से बीता है। इसके बाद इनके जीवन से जुड़ी हुई एक और रोचक जो बात है कि सिगमंड फ्रायड की जो माता थी, उनकी जो शादी हुई थी वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी, यानी इनकी जो माता थी वो सेकंड वाइफ थी। और उसके बाद
सिगमंड फ्रायड अपनी माता की पहली संतान थे और सिगमंड फ्रायड के जो पिता थे वो इनकी माता से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे और साथ ही साथ सिगमंड फ्रायड के पूरे सिगमंड फ्रायड 6 भाई बहन थे और सिगमंड फ्रायड अपने माता पिता के, खास करके अपनी माता के सबसे चहेते बच्चे थे और इस वजह से वो एक ब्राइट स्टूडेंट तो थे ही थे, साथ ही साथ उनकी जो डिमांड्स थी या उनसे रिलेटेड फैमिली के अंदर जो भी वो चाहते थे या जो भी उनकी डिमांड्स होती थी, खास करके इनके ब्राइट स्टूडेंट होने की वजह से और अपने माता के सबसे पहली संतान और यूं कह लीजिए कि सबसे प्रिय संतान होने के नाते सिगमंड फ्रायड को हमेशा एक विशेष दर्जा मिला अपने परिवार में। और इसका पता इससे चलता है कि उस समय में सिगमंड फ्रायड के बाकी सभी भाई बहनों को अलग से कमरा नहीं मिलता था, यानी कि वो सभी एक कमरे में एक साथ रहते थे, लेकिन सिगमंड फ्रायड को पढ़ने के लिए अलग से एक कमरा दिया गया था। और इससे ये पता चलता है कि सिगमंड फ्रायड का अपनी फैमिली में कितना ज़्यादा स्टेटस था, यानी कि कितना ज़्यादा उनको वरीयता मिलती थी। और इसका एक और वाकया है जिससे इस बात का पता चलता है। सिगमंड फ्रायड को एक बार पढ़ने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उनकी जो छोटी बहन थी वो पियानो लेसन्स सीख रही थी, यानी संगीत की एक इंस्ट्रूमेंट बजाने को एक टीचर वहाँ पर उसे पढ़ाने आते थे और इस वजह से उसके इस साउंड की वजह से सिगमंड फ्रायड डिस्टर्ब होते थे। और उन्होंने जब इसकी शिकायत की या जब इस बात को रखा तो उनकी बहन के पियानो लेसन्स को बंद करा दिया गया। यानी कि हम इस घटना से भी ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिगमंड फ्रायड का जो दर्जा था अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, वो काफ़ी उनको वरीयता मिली हुई थी। इसके बाद सिगमंड फ्रायड मेडिकल क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, उसमें वो एक बड़े रिसर्चर बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो इस क्षेत्र में आगे काम करने के लिए और उन्होंने अपने इस जो इंटरेस्ट एरिया था उसमें अपने काम को आगे बढ़ाया भी, यानी उन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू की। और इसके साथ ही साथ उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें वो एक बार फ्रांस गए थे, जहां पर उन्हें एक मौका मिला था एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का जो अपने पेशेंट्स को हिप्नोसिस के माध्यम से, यानी हिप्नोटिज्म के माध्यम से उनके मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस व्यक्ति को भी वहाँ पर फ्रायड ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो वापस जब अपने शहर आते हैं और वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रैक्टिस में उनको कई बार ऐसे लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उनके पास आते थे और उनकी शिकायत अक्सर होती थी कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, और जब फ्रायड उनका पूरा मूल्यांकन करते थे, मेडिकल डायग्नोसिस करते थे, तो किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल उनको वहाँ पर समस्या प्रतीत नहीं होती थी और उसका कोई उनको सिम्टम या कोई स्पष्ट उनको उसका कारण नहीं दिखाई देता था। तो ऐसे में सिगमंड फ्रायड के अंदर ये उनके अंदर कौतूहल हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे जो कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर जो समस्याएं वो बता रहे हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार के कोई मुझे फिजिकल उसके कारण यानी उसके मेडिकल रीजंस मुझे नहीं मिल रहे हैं, और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से इस प्रकार के जो सिम्टम्स या इस प्रकार की जो शिकायत उनको आ रही है उसके पीछे क्या कारण है। तो सिगमंड फ्रायड ने इसके बाद अपना आगे का अध्ययन शुरू किया और उसी के आधार पर, यानी अपनी उसी जो क्लिनिकल स्टडीज़ उन्होंने की और उन कुछ विशेष पेशेंट्स यानी जो उनके मरीज़ थे जो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के उनके पास आए थे, उनका अध्ययन करने के बाद सिगमंड फ्रायड ने अपनी ये थियरी जो साइको एनालिसिस की जो थियरी है उसको प्रपोज किया था। और इसमें मुख्य रूप से उन्होंने जिस विधि का इस्तेमाल किया था वो हिप्नोसिस ही थी। और वहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने अपने पेशेंट्स को वो अक्सर ये कहते थे कि आप वो जो हिप्नोसिस की विधि के साथ उनके अंदर से वो चीज़ें जो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि उनके अंदर जो रिप्रेस्ड विचार हैं, जो उनकी रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, जो दबे हुए उनके विचार हैं, उनको वो बाहर निकालने का प्रयास करते थे। और इसके लिए उन्होंने ड्रीम्स यानी कि उनके स्वप्न का अध्ययन करना उसका भी उन्होंने प्रयास किया और इसके आधार पर उन्होंने अपनी जो साइकोएनालिसिस की जो थियरी है उसको
प्रपोज किया। तो हम इनकी साइको एनालिसिस की जो थियरी है सिगमंड फ्राइड की, उसमें विशेष रूप से उन्होंने 4 प्रमुख बातों को बताया है, जिसमें से एक है चेतना के स्तर यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा जो है, सिगमंड फ्राइड ने अपने इस थियरी के आधार पर व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने इसी क्रम में हमारे अंदर उत्पन्न यानी कि एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न एंग्जाइटी, इसी क्रम में अपने अप्रोच में एंग्जाइटी की बात की कि वो क्यों उत्पन्न हो रही है और उसको जब उत्पन्न हो जाती है तो किस प्रकार से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका जो एक कंपोनेंट है ईगो, वो किस तरह से उसमें डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है, तो इसकी उन्होंने बात की। इसके बाद अंत में उन्होंने बात की कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी किस प्रकार से और किस कारण से इस तरह की डेवलप हुई। तो यानी उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की सिगमंड फ्राइड ने। तो इन चारों को हम कोशिश करेंगे अपने इस चर्चा में कि इन चारों की हम एक समझ बना सकें यहाँ पर कि किस तरह से सिगमंड फ्राइड ने अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, उसमें विशेष रूप से उनका कहना है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि जो हमारी चेतना है वो 3 स्तरों में बटी हुई है, जिसको उन्होंने नाम दिया पहले स्तर को उन्होंने कहा कॉन्शियस, दूसरे स्तर को उन्होंने कहा प्री कॉन्शियस और तीसरे स्तर को उन्होंने कहा अनकॉन्शियस। और यहां पर रोचक बात यह है कि अपने इस जो क्लासिफिकेशन में सिगमंड फ्राइड ने यह बताया कि जो कॉन्शियसनेस पार्ट है हमारे माइंड का, यानी जिसमें हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे अवेयरनेस में है, वो पार्ट सबसे छोटा पार्ट है। यानी उसको सिगमंड फ्राइड ने लगभग माना कि वो केवल हमारे माइंड का 10% हिस्सा या उससे भी कम है। और उसके बाद उनका मानना था कि इससे थोड़ा बड़ा हिस्सा हमारा प्री कॉन्शियस है, जो कि हमारी मेमोरीज, हमारे ऐसे विचार जो हमारे माइंड में हैं परंतु इस वक्त हम उनके बारे में अवेयर नहीं हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम उनको वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। यानी जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो विचार अपने कॉन्शियस में ले आते हैं। और इसके बाद जो तीसरी तरह की जो कॉन्शियस लेवल की उन्होंने बात की, जो कॉन्शियसनेस के लेवल की बात की, वो है अनकॉन्शियस। और फ्राइड का ये मानना था कि हमारे माइंड का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो अनकॉन्शियस में हम कह सकते हैं मौजूद है। और फ्राइड के अनुसार हमारा अनकॉन्शियस, उसमें हमारी सभी जो थॉट्स और जो हमारी बिलीव्स और जो हमारी चाहे वो डिज़ायर्स हों जो अनवांटेड या अनफुलफिल्ड या ऐसे हम कह लें जो अनएक्सेप्टेबल, जो हो सकता है कि सामाजिक रूप से जिनको एक्सेप्ट ना किया जाए या जो किसी वजह से पूर्ण ना हो पाए हों, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे डिज़ायर्स, थॉट्स, बिलीव्स, इन सभी को फ्राइड का ये कहना था कि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होते हैं और हम इनके बारे में अवेयर नहीं होते। और इसके साथ साथ फ्राइड ने यह भी कहा कि जो हमारा, इसको इन्होंने समझाने के लिए हम यहाँ पर एक आइसबर्ग यानी जो एक ऐसा बर्फ़ का टुकड़ा होता है समुद्र में या वहाँ बड़े प्रशांत महासागर या इस तरह के कहीं भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आइसबर्ग की जो परिकल्पना है उससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे वहाँ पर जो पानी के ऊपर जो बर्फ़ का टुकड़ा दिखता है उसकी तुलना हम कॉन्शियस से कर सकते हैं। यानी वो बहुत छोटा सा टुकड़ा जो हमें दिख रहा है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, वो हमारा कॉन्शियस है। और उसके नीचे का थोड़ा सा हिस्सा जो हम देख तो सकते हैं परंतु वो पानी के नीचे है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक उसका यानी 90% से ज़्यादा हिस्सा जो सबसे नीचे पानी के स्तर पर है और वो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो मौजूद है और वो हमारे कॉन्शियसनेस का ही एक पार्ट है। तो इस प्रकार से टिप ऑफ द आइसबर्ग की इस परिकल्पना से हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने जो कॉन्शियसनेस के लेवल हैं उसकी परिकल्पना की। और इसमें उन्होंने इसकी
जो स्टडी करने का जो उन्होंने प्रयास किया था उसमें उन्होंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ वो अपने पेशेंट्स को ये कहते थे कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें यहाँ पर बताइए, और उसके बाद वो उन ड्रीम्स में यानी अपने स्वप्न में उनके मरीजों ने जो देखा था वो उसका प्रयास करते थे कि उसके थ्रू वो उनके अनकॉन्शियस को टटोल सकें या उसको एक्सप्लोर कर सकें। और इसके बाद वो प्रयास करते थे कि किस तरीके से वो उनके अनकॉन्शियस के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी कि वो ड्रीम के कंटेंट का एनालिसिस करने के बाद सिगमंड फ्रायड उसमें ये देखते थे कि जो उसके अंदर जो बातें मौजूद हैं या जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या उसको टच कर रही हैं। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने अपने काम को, अपने साइकोएनालिसिस की थियोरी को के काम को उन्होंने पूरा किया था। और इसके बाद उन्होंने इस पर आधारित होकर के जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई थी वो थी व्यक्तित्व की संरचना। और व्यक्तित्व की संरचना में 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रायड ने बताए, जिसमें एक है ईड। और जब ईड की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड तो ईड को उन्होंने बताया कि ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करती है। यानी ईड की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इसको दर्शाया कि ये हमारे अंदर की वो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वो इनेट टेंडेंसीज़ हैं जो हमारे अंदर जन्मजात रूप से मौजूद हैं, जो हमारी एग्रेसिव टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, हमारी सेक्सुअल टेंडेंसीज़ हो सकती हैं। इस प्रकार की टेंडेंसीज़ को उन्होंने ईड की संज्ञा दी सिगमंड फ्रायड ने, और ये मूल रूप से हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं जिसका कि हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी कि हम चाहते हैं कि इनका तुरंत हम इनका तुष्टिकरण यानी इनको हम सेटिस्फाई कर सकें। और इसलिए ये प्लेजर प्रिंसिपल पर यानी कि हमें इसको किसी भी हाल में पूरा करना होता है, इन नीड्स को अपनी फुलफिल करना होता है। तो ऐसी नीड्स को उन्होंने ईड की संज्ञा दी। और सिगमंड फ्रायड का ये भी मानना था कि ये ईड ही हमारी सभी जो बिहेवियर हैं उनकी जो एनर्जी है उसके पीछे की वो हमें ईड से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जो हमारे जितनी भी समस्याएं हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं ईड का रोल होता है। तो इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रायड ने अपनी पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में बताया था वो है ईगो का स्ट्रक्चर। अब ईगो को सिगमंड फ्रायड ने किस तरह एक्सप्लेन किया कि ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो हमें रियलिटी से अवगत कराता है या रियलिटी के आधार पर कार्य करता है। और ईगो को यहाँ पर इन्होंने बताया कि ईगो जो है वो ईड के ऊपर कंट्रोल करता है और वो हमारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनको रोकता है, या यूं कह लें कि उनको तब तक रोकता है जब तक कि हमारे पास उपयुक्त अवसर ना हो या हमारे लिए वो जो उसको प्राप्त करना या उसको सेटिस्फाई करना जब तक कि हमारे लिए कह लीजिए कि उसको जब तक हमारे लिए वो सुरक्षित ना हो, यानी कि उसकी वजह से हमें आगे चल के कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो रियलिटी प्रिंसिपल पर यानी वास्तविकता के आधार पर ईगो का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है सिगमंड फ्रायड के अनुसार, और ये ईड पर कंट्रोल भी रखता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सुपर ईगो की बात की सिगमंड फ्रायड ने, सुपर ईगो में उनका ये बताना था कि सुपर ईगो जो हमारा है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि हमारा जो कॉन्साइंस है, यानी कि जो हमारी अपनी एक खुद की, जब हमें ये लगता है कि किसी चीज़ के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें अंदर से जब ये फील होता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये गलत है और ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये सही है। और इस तरह की जो लर्निंग हमारी होती है वो खास करके हमारे समाज के नियमों पर आधारित होकर के जो हम अपने समाज में सीखते हैं या जो हमको लर्निंग्स बताई जाती हैं हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे और जो सोशल सिस्टम्स हैं उनके द्वारा, जब हम ये सीखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या हमसे अपेक्षा नहीं की जाती। तो इस प्रकार के जब हम मोरालिटी बेस्ड जो हमारे पर्सनैलिटी का जो पार्ट है उसको सिगमंड फ्रायड ने सुपर ईगो की संज्ञा दी। और सिगमंड फ्रायड का ये कहना है कि ईड जो है वो निरंतर सुपर ईगो से टकराती रहती है, यानी कि ईड हमेशा
प्रयास करती है कि हम उस व्यवहार को या उस बिहेवियर को करें ताकि हमें प्लेजर महसूस हो, हम उसको इमीडिएटली ग्रेटिफाई कर सकें। लेकिन सुपर ईगो हमें ये करने से रोकता है, क्योंकि सुपर ईगो के अनुसार हमें वही कार्य करना चाहिए जो सही है और जो गलत है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ईगो का रोल यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने ये बताया कि उसका रोल ये है कि वो ईड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बना करके रखे और वो ये देखे कि ईड जो है उसकी वजह से कोई समस्या ना उत्पन्न हो और सुपर ईगो की वजह से ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से वंचित रह जाएं या हम वो कार्य कर ही ना पाएं या अपनी उस नीड को हम सेटिस्फाई ना कर पाएं, किसी भी तरीके से ग्रेटिफाई ना कर पाएं। तो इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य बनाता है वो सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारा ईगो होता है। इसके बाद उन्होंने बात की एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म की। अब सिगमंड फ्रायड के अनुसार ईगो और ईड और सुपर ईगो, इन तीनों की ये जो टसल है, इन तीनों के बीच में ये जो आपसी खींचतान है, इसकी वजह से कई बार जब हमारी ईड पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाती या जब हमारा सुपर ईगो हमें गिल्ट ज़्यादा महसूस कराता है क्योंकि हमारी ईड की वजह से हमने किसी ऐसे बिहेवियर में हमारी संलिप्तता है, हमें ऐसा कुछ हमने किया है जिसकी वजह से हमारा सुपर ईगो हमें गिल्ट महसूस कराता है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन आती है और हमारा ईगो जब उसे मेंटेन नहीं कर पाता, तो सिगमंड फ्रायड का कहना है कि ऐसे में एंजाइटी उत्पन्न होती है और उस एंजाइटी की वजह से उन्होंने जो अपने पेशेंट की जो स्टडी की उसमें उनका ये मानना था कि इस तरह का जब डिसबैलेंस होता है, जब ईगो इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, तो हमें इस प्रकार की एंजाइटी का अनुभव होता है। और उसको सिगमंड फ्रायड ने यह भी माना कि हमारा ईगो एक डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है और वो डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा वो उस एंजाइटी को कम करने का प्रयास करता है। और हम अभी अपने आगे के चर्चा में डिफेंस मैकेनिज्म के कुछ प्रकार हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मुख्य रूप से जो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि इसमें 5 चरण होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहली स्टेज है ओरल स्टेज, जो सिगमंड फ्रायड के अनुसार 0 से लेकर के 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के लिए होती है। उसके बाद उन्होंने एनल स्टेज की बात की जो 2 से लेकर के 3 वर्ष तक के लिए होती है। और इसके बाद उन्होंने बात की फेलिक स्टेज की जो 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के लिए होती है। और इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने अपने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में लेटेंसी स्टेज की बात की जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बीच उन्होंने इसको माना। और इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने एक और स्टेज की बात की जिसको उन्होंने जेनाइटल स्टेज की संज्ञा दी और इसकी उन्होंने जो अवधि बताई वो 11 वर्ष से लेकर के जीवन पर्यंत यानी एडल्ट लाइफ तक उन्होंने उसको बताया। और सिगमंड फ्रायड ने इन स्टेजेस को ये माना कि हमारी इन स्टेजेस में हमारी कुछ नीड्स हैं, कुछ ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं और उनको जब हम पूरा नहीं कर पाते, यानी कि इन नीड्स हमारी जब इस स्टेज में, एक पर्टिकुलर स्टेज में हमारी कोई नीड अधूरी रह जाती है, तो इस प्रकार की अवस्था में सिगमंड फ्रायड का ये मानना था कि जब ऐसी अवस्था आती है कि जब हमारी जो एनर्जी है यानी ईड जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, और उसके लिए उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया वो है लिबिडो। और लिबिडो की जब बात करते हैं सिगमंड फ्रायड तो उनका कहना है कि हर स्टेज में कुछ लिबिडो होती हैं और एक प्रकार की साइकिक एनर्जी होती है और वो जब किसी पर्टिकुलर एक स्टेज में वो या तो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाती यानी अंडर सेटिस्फाइड रह जाती है और या बहुत ज़्यादा हम उसका कह लीजिए कि सेटिस्फेक्शन यानी ग्रेटिफिकेशन कर देते हैं जब ओवर सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की दोनों ही परिस्थितियों में सिगमंड फ्रायड का मानना था कि एक फिक्सेशन की प्रक्रिया है जो होती है और इस वजह से जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो उसी स्टेज में
कहीं ना कहीं फंसा हुआ रह जाता है अपने मेंटल स्तर पर, यानी अपने माइंड के लेवल पर वो उसी स्टेज में अटका रह जाता है और इसकी वजह से आगे चल करके उसको समस्याएं आती हैं उसकी पर्सनैलिटी में। तो इस प्रकार से उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझाने का प्रयास किया। तो अब हम सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो ये उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी कुछ उससे जुड़े हुए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स की पहले बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने जो बातें बताई उनमें उनकी वजह से आलोचना क्यों हुई और उनके कौन कौन से पहलू हैं जिसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता और इस वजह से भी उनकी आलोचना होती है उनके इस अप्रोच की। हम उसकी चर्चा इसके बाद करेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो कुछ इस प्रकार से हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म जो डिनायल का होता है, जिसमें व्यक्ति ये करता है कि जब भी उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने अंदर एक इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप करता है कि वो उस परिस्थिति को जिस तरीके से वो उसके सामने प्रेजेंट की गई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और इसका एक उदाहरण ये है कि जैसे अगर किसी प्रियजन की अगर मृत्यु हो जाए तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी मृत्यु हो गई है, बल्कि वो कहीं गया हुआ है। इस प्रकार से वो डिनायल मोड में रहते हैं। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है। दूसरा, रेशनलाइजेशन एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी जो वो कार्य कर रहा है वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है, परंतु उसके लिए जो वो कारण दे रहा है या जो लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है वो एक्सेप्टेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद भी उसका मीठा खाने का मन हो, तो अगर घर में केक रखा हुआ है तो वो उसको खा जाएगा और उसके लिए वो उदाहरण ये देगा या उसके लिए लॉजिक ये देगा कि चूंकि ये केक खराब होने वाला था इसलिए मैंने इसको खा लिया, वरना मैं इसको नहीं खाता। इसके बाद तीसरे तरह का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति अपना जो उसकी फीलिंग है या जो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको दूसरे व्यक्ति पर वो डाल देता है उस फीलिंग को। यानी एक जगह जहां पर वो अपनी फीलिंग को प्रकट नहीं कर पाया वो दूसरी जगह प्रकट करता है ताकि उसकी वजह से उसे नुकसान ना हो। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं अपनी कार्यस्थली में उसके बॉस से उसको डांट पड़ी, लेकिन वो पलट कर वहाँ पर उसे अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो घर आकर के अपने बच्चों पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। तो ये दर्शाता है कि उसने जो गुस्सा उसे वहाँ निकालना था वो कहीं और जा कर के उसने निकाला, यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद प्रोजेक्शन एक विधि है। जब कोई विचार हमारे अंदर आता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, तो ऐसे विचार को हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, यानी हम मानते हैं कि ये उसका विचार है। जैसे अगर हमें अपने पड़ोसी के प्रति एग्रेशन महसूस होता है, यानी हमें उसके प्रति वायलेंस करने का मन होता है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वो हमें मारना चाहता है या वो हमसे लड़ाई करना चाहता है, यानी हम अपने विचार उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एक और प्रकार का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिग्रेशन। और रिग्रेशन में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जो उसके लिए समस्याजनक होती है, तो वो उस परिस्थिति में अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ चला जाता है। और इसका एक सामान्य उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को जब पहली बार स्कूल भेजा जाता है या भेजने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे में वो जब बहुत छोटा था तो उस प्रकार की वो हरकतें वहाँ पर या उस प्रकार का कुछ बिहेवियर करता है, जैसे अंगूठा चूसना या इस प्रकार की कोई गतिविधि। इसके बाद कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे व्यवहार होते हैं जिसमें हमें पूरी पारंगतता हासिल नहीं होती, यानी हम उसमें उतने कैपेबल नहीं होते, तो हम प्रयास करते हैं कि हम उसको न करके किसी और कार्य को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसका ये कंपनसेशन वो कर सकता है अपने डिफेंस में कि वो खेल कूद में या किसी दूसरी कला में बेहतर करे। इसके बाद रिप्रेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पर पूर्व में अगर हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी घटना, कोई अप्रिय घटना हुई हो, हम उसे नहीं चाहते अपने कॉन्शियस माइंड में लाना, तो हम ये प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अपने थॉट में न आने दें। यानी कि
हम उसको रिप्रेस कर देते हैं। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे किसी के साथ अगर बचपन में किसी तरह का कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है तो वो उस चीज़ को नहीं मानेगा कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। इसके बाद सब्लिमेशन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है जहाँ पर वो ये देखता है कि किस तरीके से उसके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, हालांकि वो उसके बारे में खुद अवेयर नहीं होता, लेकिन वो उसको अपने बिहेवियर से या जो चॉइसेस वो लेता है लाइफ में उसमें वो प्रकट होती हैं। जैसे अगर किसी के अंदर एग्रेशन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, वायलेंस की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति हो सकता है आगे चल के कराटे या बॉक्सिंग के खेल में वो जाना चाहे। तो इस प्रकार से वो अपना उसको डिफेंस मैकेनिज्म उसका काम करता है। तो ये कुछ प्रकार हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, और इसके अलावा भी कुछ प्रकार हैं। वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं कि जब हमारे ईगो और उसमें हमारी ईड और सुपर ईगो में जो सामंजस्य नहीं बनता, यानी एक बैलेंस नहीं बनता, तो इस प्रकार से हम अपने अंदर एक डिफेंस तैयार करते हैं। हमारी ईगो हमारे लिए इस प्रकार से कार्य करती है कि हम उस स्थिति में अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकें और उस स्थिति के साथ हम एक बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकें। हमने अभी तक जो चर्चा की उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने अपनी सिद्धांत में उनका जो मुख्य केंद्र रहा और उनका जो ज़्यादा फोकस था हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और उसमें जो प्रभावशाली जो कारक हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने हमारी इनेट टेंडेंसीज़ को दिया। और उसके अध्ययन के लिए भी उन्होंने जो विधियां इस्तेमाल की उसमें खास करके केस स्टडी, और उसमें भी जो सैंपल उन्होंने लिया था वो एक ऐसा सैंपल था जो कुछ विशेष लोग थे जो समस्या से ग्रस्त थे और वो सिगमंड फ्रायड के पास आते थे, और वो विशेष करके एक ऐसे परिवेश से आते थे जो केवल एक बहुत छोटी सेटिंग को रिप्रेजेंट करता था। तो इस प्रकार की जो उनकी पूरी मेथडोलॉजी है उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और सिगमंड फ्रायड ने जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए उस पर भी लोगों को काफ़ी हद तक उस पर डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रायड ने प्रपोज किए उनकी साइंटिफिक स्टडी संभव नहीं है। यानी कि जैसे उनका ईगो या सुपर ईगो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो उनके कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए, उनकी एक साइंटिफिक स्टडी की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इनके जो पर्सपेक्टिव को उसको साइंटिफिक न मान करके उसमें ये कहा गया है कि इसमें ज़्यादातर उनके अपने जीवन से उनके जो जुड़े हुए अनुभव हैं कहीं ना कहीं इस उनके सिद्धांत में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। हालांकि इसके बावजूद सिगमंड फ्रायड एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनके इस अप्रोच ने बहुत सारे लोगों को अपने समय में आकर्षित भी किया था, जिसमें से कुछ लोगों को का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा, जिसमें से एक उनके बहुत ही चहेते उनके, और सिगमंड फ्रायड ये मानते थे कि आगे चल के उनके काम को जो पूर्णता है या जो उनके काम को और बेहतर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं व्यक्ति की है, और उनका नाम है कार्ल जंग। और कार्ल जंग जो कि शुरुआत में फ्रायड से उनका काफ़ी जुड़ाव था और उन दोनों के बीच में काफ़ी हम कह सकते हैं एक विचार को लेकर के दोनों में काफ़ी परस्परता भी थी, लेकिन आगे चल के कार्ल जंग डिविएट हो जाते हैं और वो सिगमंड फ्रायड से एक दूरी बना लेते हैं और वो अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो कार्ल जंग बताते हैं वो ये है कि हमारे अंदर जो कॉन्शियस में हमारे या अनकॉन्शियस में जो सिगमंड फ्रायड ने ड्रीम्स की बात की है उसमें कार्ल जंग का ये मानना है कि हमारे ड्रीम्स केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों या हमारी डिज़ायर्स या हमारी हिडन जो डिज़ायर्स हैं उनके बारे में नहीं होता, बल्कि वो हमारी जो एक ह्यूमन हिस्ट्री है और एक मानवों की पूरी अपनी एक कलेक्टिव कॉन्शियस है उसके बारे में, जो हमारी पूर्व में जो हमारे एवोल्यूशन से जुड़ी हुई हमारी जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री है उससे जुड़ी हुई जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सब का एक कलेक्शन है हमारे ड्रीम्स, और उन्हीं का रिफ्लेक्शन हमें कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में दिखता है। तो कार्ल जंग इसीलिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं, और साथ ही साथ वो बात करते हैं आर्केटाइप्स की, यानी कि हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में यानी जो ड्रीम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है उसमें इस प्रकार से वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको उन्होंने आर्केटाइप्स बताया। और उसमें भी उन्होंने विशेष करके एनिमस और एनिमा की बात की, जिसमें एनिमस का तात्पर्य होता है कि जो कोई फीमेल है
उसका जो उसके अंदर जो मैस्कुलिन क्वालिटी है, यानी उसका जो मैस्कुलिन जो उसका पक्ष है, और उसी तरह से एनीमा जिसमें एक पुरुष का यानी एक मेल का जो एक फीमेल पक्ष है उसकी वो बात करते हैं। तो कार्ल जंग इस प्रकार से प्रयास करते हैं अपने तरीके से पर्सनैलिटी को समझाने की, और इस तरह से वो डिविएट होते हैं सिगमंड फ्रायड से। और इसके साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो उनका कॉन्सेप्ट है आगे चल के इसके बहुत साइंटिफिक बेस नहीं मिले, इसलिए इनके इस कह सकते हैं फाइंडिंग को या इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रपोजल उन्होंने दिया था वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का दिया था, जिसमें उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों से कम बातचीत करना चाहते हैं, कम मिलना चाहते हैं, कम सोशेबल होते हैं, यानी कम सामाजिक होते हैं। उस तरह के लोगों को उन्होंने इंट्रोवर्ट की संज्ञा दी, और दूसरे प्रकार के लोग जो दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, उस तरह के लोगों को कार्ल जंग ने एक्सट्रोवर्ट की संज्ञा दी। तो उनका मानना था कि लोग प्रमुखता से इन दो तरह के हम उनको इन दो तरीकों में बांट सकते हैं, या इस दो तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। और आगे चल के उन्हीं के इस काम को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं एरिक्सन, और वो इसको इंट्रावर्जन एक्स्ट्रावर्जन के अपने जो उनका जो पर्सनैलिटी का जो डायमेंशन है उसमें वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से कार्ल जंग का ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद 3 और नाम आते हैं जो सिगमंड फ्रायड के साथ जुड़े रहते हैं, और शुरुआत में वो उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं, लेकिन आगे चल के वो तीनों भी कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रायड से एक दूरी बना लेते हैं, और अपने तरीके से वो पर्सनैलिटी और उसके जुड़े हुए जो डायमेंशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें से अल्फ्रेड एडलर एक नाम है। और अल्फ्रेड एडलर का यहाँ पर ये मानना है कि हमारे अंदर, और ये सभी लोगों का, ये तीनों ही हम कह सकते हैं एक प्रकार से, इन लोगों का जो प्रमुख जो फोकस था वो सिगमंड फ्रायड के ने जिस तरीके से इनेट टेंडेंसीज को, खास करके सेक्सुअल टेंडेंसीज को जो बहुत ज़्यादा फोकस किया था, इन तीनों लोगों का उससे डिसएग्रीमेंट था। और इन्होंने अपने अपने तरीके से, जैसे अल्फ्रेड एडलर ने बर्थ ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना, और उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उसी तरह से कैरन हॉर्नाई ने अपने तरीके से जब उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो छोटा होता है वो किस प्रकार से अपने आप को देखता है कि वो एक ऐसी सराउंडिंग में है जो उसके लिए खतरनाक है या चैलेंजिंग है, तो किस तरीके से वो उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाता है। तो इस तरीके से कैरन ने अपने तरीके से पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और इसके बाद एरिक एरिक्सन, उन्होंने साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो इन सभी लोगों ने अपने तरीके से सिगमंड फ्रायड से हट करके अपने तरीके से पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक थियरीज की, यानी मानववादी सिद्धांत की। और इस सिद्धांत में ये अपने आप में एक अलग सिद्धांत इसलिए भी है क्योंकि सिगमंड फ्रायड के जिस सिद्धांत की हमने अभी तक बात की उसमें व्यक्ति को इस प्रकार से देखा गया कि वो अपनी इनेट टेंडेंसीज से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है या उससे गवर्न्ड होता है, और उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और उसमें उसका एक बहुत बड़ा उसकी इनेट टेंडेंसीज का रोल है, और वो कहीं ना कहीं फ्रायड के अनुसार हम उसके अधीन भी हैं। तो इस प्रकार के व्यू को चैलेंज करता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, और उसके जो प्रमुख प्रणेता थे वो कार्ल रॉजर थे। और कार्ल रॉजर का ये मानना था कि हमारे अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी हम उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जो हमारी क्षमता के अंदर हों, जो हमारी क्षमता के अनुसार हों, और व्यक्ति हमेशा खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। और इस प्रकार से हमारे अंदर एक फ्री विल है, यानी कि हमारी एक अपनी इच्छा है, एक अपनी टेंडेंसी है, न कि हम अपनी इनेट टेंडेंसीज के दबाव में या उसके कह लीजिए कि उसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व पे जो असर फ्रायड ने बताया कि वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में उसको वो ये माना जाता है कि इस प्रकार का जो असर है वो नहीं होता, बल्कि ह्यूमंस में ये टेंडेंसी है कि वो और ग्रो करें और वो अपने पोटेंशियल को अचीव करें। तो इस प्रकार का जो अप्रोच है वो कार्ल रॉजर्स ने प्रपोज किया था, और इसको आगे चल करके अब्राहम मास्लो ने भी इसी एरिया में और उन्होंने अपनी थियरी प्रपोज की थी, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले सत्र में भी की थी कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी नीड हायरार्की मॉडल में ऊंचाई पर जाता है
और किस तरह से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो मैस्लो ने भी इसी क्षेत्र में मानववादी सिद्धांत में ही अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था और वो भी इस चीज़ को दर्शाता है कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में ये एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी लाइफ में अच्छाई को यानी अपने पोटेंशियल को हासिल करें और एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर उभर कर वो सामने आए। तो इसमें कार्ल रॉजर्स ने एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो उनका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रपोज किया है, जिसमें वो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की बात करते हैं। यहाँ पर रियल सेल्फ वो है जो हमारा खुद का अपना एक मूल्यांकन होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, किस प्रकार के हम व्यक्ति हैं। तो ये जो हमारा एक अपना खुद का मूल्यांकन है ये हमारा रियल सेल्फ है। और एक हमारा आइडियल सेल्फ है जिसको हम ये मानते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, और इसका हमारा आधार हो सकता है हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा नेबरहुड, हमारी सोसाइटी। तो इस प्रकार के जो हमारे आइडियाज़ हैं या जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उनसे हम अपना आइडियल सेल्फ उसकी कल्पना करते हैं। और जो कार्ल रॉजर्स का मानना है कि जब हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी होती है, यानी दोनों के बीच में जब सामंजस्य होता है, तो हम एक बेहतर व्यक्ति के तौर पे, एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल के तौर पे हम उभर कर सामने आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और किसी प्रकार से ये जो हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा जब डिस्टेंस होता है, तो वो व्यक्ति, उसकी जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम ये माने कि कार्ल रॉजर के अनुसार ये हमारा रियल सेल्फ है और ये हमारा आइडियल सेल्फ है दोनों ही परिस्थितियों में, तो यहाँ हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा रियल सेल्फ है और आइडियल सेल्फ है उसके बीच में बहुत ज़्यादा सामंजस्य है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। लेकिन इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे से मेल कम खाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कार्ल रॉजर के अनुसार हमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी जो हमारा अपना एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है और इसकी वजह से हमें समस्याएं आ सकती हैं और हम एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने में हमें समस्या आएगी। लेकिन जब हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा होगी, यानी उसमें सामंजस्य ज़्यादा होगा, तो हमें एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने में ज़्यादा हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी। तो इस प्रकार से कार्ल रॉजर ने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की जो अवधारणा है उससे उन्होंने पर्सनैलिटी को समझाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ वो बात करते हैं पॉजिटिव रिगार्ड की, यानी कि एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है और वो दो प्रकार का हो सकता है, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कार्ल रॉजर्स का मानना है जब हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो हम एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, लेकिन जब हमें कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक चैलेंज के तौर पे होता है और उसकी वजह से हमें समस्याएं हो सकती हैं। और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यदि किसी बच्चे को उसके माता पिता ये कहें कि अगर तुम इतने परीक्षा में इतने अंक लाओगे तभी हम तुम्हें पसंद करेंगे या तभी हम तुम्हें अच्छा कहेंगे, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो जो इस प्रकार की जो हम कहेंगे कि जो कंडीशन है इसको हम कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के तौर पर देखेंगे, यानी बच्चे के सामने आपने ये शर्त रख दी कि जब तक वो ये चीज़ अचीव नहीं करेगा या ये टास्क पूरा नहीं करेगा वो आपसे उसको प्यार नहीं मिलेगा या आपसे उसको किसी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी। और जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पर आप बच्चे से ये कहेंगे कि आप चाहे जितने भी परीक्षा में अंक लाइए, हमारे लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वही पर्याप्त है और आपके प्रयास हमें आपके प्रयास को देखकर ही अच्छा लग रहा है और आप परीक्षा में कितने अंक लाते हैं इस बात से आप परीक्षा में कितने अंक लाते हैं इस बात से हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को दर्शाता है। तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है उनकी पर्सनैलिटी एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल के तौर पे ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाती है, लेकिन जिनको
पॉजिटिव रिगार्ड या तो नहीं मिलता या कंडीशनड या कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, उनको अपनी फुली फंक्शनैलिटी को अचीव करने में समस्या आती है। तो इस प्रकार से ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मास्लो ने अपने तरीके से पर्सनैलिटी को समझाने का प्रयास किया और किस प्रकार से ह्यूमंस में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करें और एक बेहतर व्यक्ति के तौर पे, एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे जिसको हम जानते हैं, उसके तौर पर वो डेवलप हो सके। और इस पर्सपेक्टिव का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में, यानी कि जो थेरेपीज़ में और ख़ास करके क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में इस परिप्रेक्ष्य का, इस सिद्धांत का एक उपयोग होता है, अप्लाइड एस्पेक्ट है इसका। तो इसके साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को, जिसमें हमने प्रमुख रूप से साइको एनालिटिक अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक थियरीज़ की बात की, और इसके अपने अगले सत्र में इसी जो पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड हमारा अगला सत्र होगा, उसमें हम लोग ट्रेट थियरीज़ की बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हम सोशल कॉग्निटिव थियरी की भी बात करेंगे। और उस सत्र में यदि हमारे पास समय होगा तो हम पर्सनैलिटी के जो मेजरमेंट के जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो आज के इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस सत्र से आपको पर्सनैलिटी के कुछ महत्वपूर्ण जो थियरीज़ हैं उनकी जानकारी मिली होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।